चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस के क्लास में। आज हमारी जीके जीएस की 10वीं क्लास है। इसके पहले हमने लगभग 9 क्लासेस करवाया हुआ है जीके जीएस की, जिन्हें आप देख सकते हैं। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे। तो आज हमारी 10वीं क्लास है और चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और दिल्ली पुलिस के लिए आपको बता दें, कम से कम 50 मार्क्स का आपको जीके देखने को मिलेगा और 50 मार्क्स में आपका साइंस भी देखने को मिलेगा। तो जो जीके का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहेगा और साइंस का जो वेटेज है कम रहेगा। तो 50 मार्क्स में आपका जीके भी रहेगा और साइंस भी रहेगा। तो आप जीके और साइंस को ज़्यादा से फोकस करके चलें, क्योंकि 50 मार्क्स हैं और बाकी आपका 15 मार्क्स का रहेगा आपका मैथ्स रहेगा और 15 मार्क्स का आपका वो भी रहेगा रीजनिंग रहेगा, ठीक। और लगभग 10 से 15 मार्क्स का आपका कंप्यूटर रहेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ओवरऑल 15 मार्क्स का आपका सबसे ज़्यादा जो है वेटेज जीके का रहेगा, ठीक। तो आप लोग जीके को जरूर से फोकस करके चलें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखते जाएंगे। और अपनी क्लास जो है डेली शाम 7 बजे होती है जीके जीएस की, जो कि अभी लाइव हो चुकी है, ठीक। चलिए क्वेश्चन पहला है, आप सभी बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, आप सभी बताएंगे वायरस किन रोगों में शामिल है। वायरस जो है किन रोगों में शामिल है। तो पहला रोग है चेचक, यह बिल्कुल वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। डेंगू भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है और एड्स भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले जान लेते हैं वायरस क्या होता है। तो वायरस जो है एक छोटा सा परजीवी होता है जो कि अपने आप प्रजनन नहीं कर सकता है, या किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड होता है, ठीक। छोटी चेचक जानेंगे, छोटी चेचक जो होता है यह एक संक्रामक रोग है, ठीक, जो कि वायरस के द्वारा फैलता है। और इसे 1980 में पूरी तरह से विश्व से समाप्त कर दिया गया है, ठीक। और चेचक का जो टीका है विश्व का पहला टीका है, जिसे नोट करेंगे एडवर्ड जेनर ने 1976 में इस टीके का निर्माण किया है, ठीक। और विश्व से छोटी चेचक को समाप्त कर दिया गया है और ये एक संक्रामक रोग है, ठीक। वहीं बात करें डेंगू की, तो डेंगू जो है यह भी मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है, वायरस जनित, ठीक। वहीं बात करें एड्स, तो एड्स भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। नोट करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, बिल्कुल। तो डी इज करेक्ट आंसर। जो सभी रोग हैं ये वायरस के द्वारा फैलते हैं, ठीक। चलिए आते हैं लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एयर कंडीशनर में शीतलन के रूप में उपयोग किया जाता है। आप सभी को बताना है एसी फ्रिज में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें एसी और फ्रिज में फ्रेयान गैस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। फ्रेयान गैस का उपयोग किया जाता है। फ्रेयान मनुष्य के लिए हानिकारक गैस है। इसको देखते हुए आधुनिक जो फ्रिज आते हैं इनमें जो आपको बता दें आइसोब्यूटेन, नोट करेंगे आइसोब्यूटेन, ठीक, आइसोब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक। आइसोब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है। मीथेन एक रंगहीन गंधहीन गैस है जिसे CH4 से लिखते हैं, ठीक। वहीं बात करें ब्यूटेन, तो ब्यूटेन को C4H10 से लिखते हैं, ठीक। तो बात करें एसी और फ्रिज में फ्रेयान गैस का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। इस चीज़ को देखते हुए आधुनिक जो फ्रिज आ रहे हैं उनमें आइसोब्यूटेन का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो डी इज राइट आंसर, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आप बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउस ऑफ द पीपल को किस नाम से जाना जाता है। हाउस ऑफ द पीपल को किस नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा जो है उसे हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करेंगे अपने भारत में राज्यसभा की टोटल सीटों की संख्या कितनी है। तो भारत में राज्यसभा की टोटल सीटों की संख्या है 250, नोट करेंगे। वहीं लोकसभा में 545 से लेकर के 552, ठीक। लोकसभा में सीटों की संख्या है 545 से लेकर के 552, ठीक। और वहीं पर नोट करेंगे लोकसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, नोट करेंगे ओम बिरला, ठीक। और लोकसभा में एक अध्यक्ष होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद, नोट करेंगे अनुच्छेद 93, ठीक। अनुच्छेद 93 में लिखा हुआ है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए, ठीक। तो हाउस ऑफ द पीपल के नाम से लोकसभा को जाना जाता है, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप सभी को बताना है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। यह ब्रह्मपुत्र है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील, ठीक। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और इसे तिब्बत में संगापो नदी के नाम से जाना जाता है। संगापो, बिल्कुल डी इज राइट आंसर। संगापो के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक। बांग्लादेश में जमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और वहीं नोट करेंगे असम में, ठीक, असम में ये संगापो नदी जो कि ब्रह्मपुत्र है, ये असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे भारत में ही इसे नाम से जाना जाता है।
और गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगापो के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है फ्लेइंग इट माय वे, फ्लेइंग इट माय वे किस क्रिएटर की आत्मकथा है? तो फ्लेइंग इट माय वे जो है ये सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। और इस पुस्तक के लेखक है, नोट करेंगे, बोरिया माजुमदार, ठीक। नोट करेंगे, बोरिया, काफ़ी बार पूछा जाता है, बोरिया माजुमदार, ठीक। बोरिया माजुमदार है इस पुस्तक के लेखक। और इस पुस्तक को खेल पत्रकार द्वारा प्रकाशित किया गया है नवंबर 2014 में इस पुस्तक को खेल पत्रकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। और सचिन जी को आप लोग नोट करेंगे, सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक। भारत रत्न से 2014 में इन्हें सम्मानित किया गया है। और भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी, नोट करेंगे, 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न की स्थापना की गई है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई है, ठीक। तो डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है फ्लेइंग इट माय वे, जिसके लेखक है बोरिया माजुमदार। और इसे नवंबर 2014 में खेल पत्रकार द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक। और 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है, ठीक। और भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई है। और पहला भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया है। भारत के स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल जो कि हैं श्री गोपालाचारी, इनको दिया गया है। नोट करेंगे, राधा कृष्णन को भी दिया गया है और चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया है, ठीक। तो 3 व्यक्तियों को भारत का पहला रत्न दिया गया है, ठीक, भारत रत्न, ठीक। तो डी इज करेक्ट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 के ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी है ये फ्रांस देश करेगा, बिल्कुल ए इज राइट आंसर, ठीक। फ्रांस देश करेगा। नोट करेंगे, इसका जो मुख्य वाक्य रहेगा मेड फॉर शेयरिंग, ठीक, मेड फॉर शेयरिंग, नोट करेंगे शेयरिंग, ठीक। इसका मुख्य वाक्य जो रहेगा, आदर्श वाक्य मेड फॉर शेयरिंग रहेगा। और 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस देश करेगा। वहीं बात करें 2028 के ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी है कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा 2028 का, ठीक। वहीं 2024 का फ्रांस देश करेगा, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? जल्दी से बताएंगे, इनमें से कौन सा दर्रा जो है भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो भारत और तिब्बत को जोड़ता है चांगल दर्रा, ठीक। चांगल दर्रा जो है भारत और तिब्बत को जोड़ता है, जो कि लद्दाख में स्थित है, ठीक, लद्दाख में स्थित है और यह भारत और तिब्बत को जोड़ता है। और भी यहाँ पे मैंने कुछ दर्रों के नाम लिखा हुआ, इन्हें आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे नोट करेंगे सबसे पहले मिंटला दर्रा जो कि कश्मीर और चीन को जोड़ता है, और बढ़ा लाचा दर्रा जो कि मनाली और लेह को जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और नोट करेंगे आदिल दर्रा लद्दाख क्षेत्र और सिजियांग को जोड़ता है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। चलिए ले लें। अब बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? आप सभी को बताना है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन यानी कि DPIIT किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये करता है वाणिज्य और उद्योग, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, बिल्कुल। और इसकी स्थापना नोट करेंगे, इसकी स्थापना 1995 में की गई है, इसकी स्थापना 1995 में की गई है और पुनर्गठन इसका 2000 में किया गया है, ठीक, 2000 सन में किया गया है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना होगा 1956 में साहित्य अकेदमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो साहित्य अकेदमी पुरस्कार की स्थापना 1956 में किया गया है और पहली महिला जो कि है अमृता प्रीतम साहित्य अकेदमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है अमृता प्रीतम, बी इज राइट आंसर, ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। और वहीं पर नोट करेंगे इनका जन्म 1919 में पंजाब में हुआ है, ठीक, इनका जन्म 1919 में पंजाब में हुआ है और उन्हें 1956 में साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला है, ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। और ये एक उपन्यासकार रही हैं, निबंधकार भी रही हैं और कवित्री भी रही हैं, ठीक। और नोट करेंगे अनीता नायर को 2013 में इन्हें साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया है, बाल साहित्य अकेदमी पुरस्कार 2013 में दिया गया अनीता नायर को। और रूपा बजवा नोट करेंगे रूपा बजवा को 2006 में साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया है रूपा बजवा को। और अनीता नायर को 2013 में बाल साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया है। अमृता प्रीतम को
1956 साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और डॉक्टर अनामिका को 2020 में, नोट करेंगे, डॉक्टर अनामिका को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि कविता और हिंदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो राइट आंसर, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है अमृता प्रीतम। ठीक, अमृता प्रीतम, जिनका जन्म 1919 में पंजाब में हुआ था। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है शाहजहां के पिता कौन थे। आप सभी बताएंगे शाहजहां के पिता कौन थे। देखिए ये दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, आप सभी को दिल्ली का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे, बाबर का पुत्र है हुमायूं। ठीक, बाबर का पुत्र है हुमायूं, हुमायूं का पुत्र है अकबर। ठीक, हुमायूं का पुत्र है अकबर, और अकबर का पुत्र है जहांगीर। ठीक, और जहांगीर का पुत्र है शाहजहां। ठीक, शाहजहां, तो नोट करेंगे, जहांगीर का पुत्र है शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब। ठीक, जो कि मुगल डायनेस्टी से सभी ये संबंधित हैं। ठीक, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की गई है, बाबर ने किया है इसकी स्थापना 1526 में। बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई जीत करके बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया है। ठीक, तो यहाँ पे बात करें शाहजहां के पिता कौन है, तो शाहजहां के पिता हैं जहांगीर और शाहजहां का पुत्र है औरंगजेब। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। जल्दी से बताएंगे, सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो बात करें पृथ्वी, मंगल, बिल्कुल इनके उपग्रह हैं। बुध और शुक्र, बिल्कुल बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, सबसे चमकीला ग्रह जो होता है शुक्र कहलाता है, नोट करेंगे, चमकीला। दूसरे नंबर का ग्रह है जो कि सबसे चमकीला होता है बुध, सबसे छोटा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे निकट है। ठीक, तो बुध और शुक्र के किसी भी प्रकार का कोई भी उपग्रह नहीं है। और यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट शो कर दूँ, आप लोग नोट करेंगे, बिल्कुल नोट करेंगे। यहाँ पे शनि के लगभग 146 उपग्रह हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं, बृहस्पति के 95 हैं, अरुण के 27 हैं, नेपच्यून के हैं 14 हैं, मंगल के 2 हैं, पृथ्वी का 1 उपग्रह है। कमेंट्स में आप बताएंगे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, मैं ये नहीं बताऊंगा, आप लोग को बताना है पृथ्वी का 1 उपग्रह कौन सा है। और बुध और शुक्र के 0, यानी कि बुध और शुक्र के किसी प्रकार का कोई उपग्रह नहीं है। कमेंट्स बताइए धरती का उपग्रह कौन है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है 1916 की प्रसिद्ध लखनऊ समझौता। हम सभी को पता है लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो सबसे पहले जानेंगे लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ है। तो लखनऊ समझौता हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में किया गया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक, बी इज राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सहयोग, यानी कि देश की आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सहयोग करने के लिए मुस्लिम लीग आगे आई थी और जिसके जरिए लखनऊ समझौता किया गया था। ठीक, तो बी इज ए करेक्ट आंसर, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना। ठीक, चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की मांग ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था और इसे किस नाम से जाना जाता है। आप सभी को बताना है स्वतंत्र भारत के लिए जो कि संविधान की मांग की गई थी ब्रिटिश सरकार से, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे संविधान की मांग सबसे पहले किसने की। तो संविधान की मांग जो है सबसे पहले की है एम एन राय ने। ठीक, एम एन नोट करेंगे, एम एन राय। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की मांग एम एन राय ने कब की, तो 1934 में। ठीक, संविधान की मांग जो है एम एन राय ने 1934 में की है और आधिकारिक तौर पर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने संविधान की मांग करता है और 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। लेकिन एक शर्त होती है कि संविधान बनाने में भारतीयों की जिम्मेदारी कम से कम होगी। ठीक, भारतीयों की जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, और इसे अगस्त में स्वीकार किया गया था। ठीक, तो इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1940 में इसे स्वीकार किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। बात करें संविधान की मांग सबसे पहले एम एन राय ने 1934 में की है और आधिकारिक तौर पर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने संविधान की मांग की है और 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया था। ठीक, तो डी इज करेक्ट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। डच लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए हैं ये कब किए हैं, तो ये किए हैं 1602 में। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, 1602 में डचों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया है और इनका आगमन जो है 1596 से शुरू हो जाता है। ठीक, 1596 से डचों का इंडिया में आगमन शुरू हो जाता है और 1602 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। और 1605 में डचों ने 1605 में सबसे पहला अपना कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। ठीक, मसूलीपट्टनम
मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना 1605 में खोला है डच लोगों ने। ठीक, चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बैल मुहर, नोट करेंगे ये मुहर है, ठीक, मोर नहीं। ठीक, सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बैल मुहर निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो बैल मुहर ये सिंधु घाटी की प्रसिद्ध हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। वहीं बात करेंगे लोथल के बारे में, तो लोथल में अग्नि देवता की पूजा करते थे, लोथल में अग्नि देवता की पूजा की जाती थी। और मोहनजोदड़ो में, नोट करेंगे मोहनजोदड़ो में अन्य मुहर के अलावा गेंडे की मुहर भी प्राप्त हुई है। ठीक, गेंडे की मुहर भी प्राप्त हुई है। तो बैल मुहर जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुई है, बी इज राइट आंसर। ठीक, और मोहनजोदड़ो में गेंडों की मुहर भी प्राप्त हुई है। चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन की ओर, बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है नीतू घड़घस का संबंध किस खेल से है? तो नीतू घड़घस का संबंध मुक्केबाजी से है, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। नीतू घड़घस का संबंध मुक्केबाजी से और ये हरियाणा से है। ठीक, हरियाणा से हैं। ठीक, हरियाणा से हैं। और नोट करेंगे 2022 में राष्ट्रमंडल में इन्होंने 2022 के राष्ट्रमंडल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, स्वर्ण पदक जीता है। और 2022 के राष्ट्रमंडल में टोटल भारत ने 61 पदक जीता है, 61 पदक जीता है, जिसमें 22 स्वर्ण रहे हैं आपके, 22 जो है स्वर्ण पदक रहे हैं, 16 रजत रहे हैं। ठीक, और 23 जो है कांस्य रहे हैं। ठीक, कांस्य। ठीक, तो राष्ट्रमंडल 2022 में टोटल भारत ने 61 पदक जीता है, जिसमें 22 स्वर्ण रहे हैं, 16 जो है रजत रहे हैं और 23 जो है कांस्य पदक रहे हैं। तो नीतू घड़घस का संबंध मुक्केबाजी से है, जो कि हरियाणा से संबंधित है। और इन्होंने राष्ट्रमंडल 2022 में मुक्केबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो सी इज राइट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए आप सभी को बताना है दिए गए विकल्पों में से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आप सभी को बताना है दिए गए विकल्पों में से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने लिखी है अनहैप्पी इंडिया, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो है लिखी है। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे लाला लाजपत राय को नोट करेंगे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म पंजाब में हुआ है, नोट करेंगे पंजाब में मोगा जिले में हुआ। ठीक, लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ है। और साथ ही साथ नोट करेंगे यह एक सेनानी थे। और 1920 के कोलकाता अधिवेशन, नोट करेंगे कोलकाता अधिवेशन 1920 के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक, और 1921 में लाहौर में, ठीक, 1921 के लाहौर में इन्होंने सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की है। ठीक, 1921 में लाहौर में सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा की गई है। ठीक, तो अनहैप्पी इंडिया ये पुस्तक लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है, बी इज राइट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सलीम अली को, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, जो कि एक महान पक्षीविदों और प्रकृतिवादियों में से एक हैं। और इनका जन्म 1896 मुंबई में हुआ है। ठीक, मुंबई में हुआ है। और इनके नाम पर एक अभ्यारण्य भी है जो कि गोवा में स्थित है। ठीक, गोवा में स्थित है सलीम अली अभ्यारण्य, ठीक, जो कि गोवा में स्थित है। ठीक, चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल हिंद जो है अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है, सी इज राइट आंसर। किताब उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।